नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। और आज राजनीति की चर्चा में एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और एक बार फिर से दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराई से कि आप हमारे वीडियोज़ को बहुत मन से देखते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। ये हर बार की वीडियो में हमारा कहना है कि आपके दम पे हम चल रहे हैं। और अपने कमेंट जरूर लिखें कि आप क्या कहना चाहते हैं, या आपके दिमाग में कोई और मुद्दा हो वो भी आप अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल। और चैनल को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी भाई। और राजनीति की बातों में चर्चा के लिए एक बार आज का जो मुद्दा है ना प्रद्युमन जी, वो ये है कि कांग्रेस के हार का जो एक तरीके से हम कह रहे हैं ना पिछले कुछ दिनों से जो मंथन चल रहा है, जो हार का जो ठिकरा है ना जी, वो अपने सिर उठने से बचाने के लिए हर आदमी जो है ना वो एक तरीके से कह सकते हैं बसता हुआ फिर रहा है जी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सबसे बड़े जो जिम्मेदार जिसको हम कह सकते हैं, और ये जनता भी कह रही है, बिल्कुल पब्लिक कह रही है बात, कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो सबसे डम्मी प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं उदयभान सिंह जी। क्यों जी? जो खुद तो चुनाव हारे ही हैं और इसके बाद से लेकर के अपनी हार का जिम्मा या कांग्रेस का प्रदेश के अंदर जो बुरा हश्र हुआ है, जो सत्ता में आने की जो लहर थी, जो मान के जो लोग चल रहे थे, अप्रत्याशित हार जो बता रहे हैं आज जी, और उसके पीछे या जो हार की एक सबसे बड़ी जो वजह है ना, वो कहीं ना कहीं आज भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। अब इसके लिए पहले तो बनाई 2 सदस्यीय कमेटी, उन दोनों कमेटियों ने 1 to 1 बातें करी हैं जो हारे हुए कैंडिडेट थे उनसे। उसमें जो चीज निकल के आई वो ये रही है, सबसे जो मुख्य बात बता रहा हूं वो तो रही है संगठन की कमी का होना, एकजुटता का ना होना, और कहीं ना कहीं टिकट वितरण का भी उसके अंदर जिक्र था जी। लेकिन उसके बाद एक कमेटी और बनाई गई है जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है प्रदेश के अंदर जो बनाई गई है, उस कमेटी को बनाने वाले उदयभान जी हैं खुद। उस कमेटी के अंदर जो लोग शामिल करे गए हैं उसमें हमने पहले भी जिक्र किया है कि 2 लोगों को छोड़ करके, एक आफताब अहमद को, 2 में भी चुनाव तो एक ने ही लड़ा था, दूसरे ने तो लड़ा ही नहीं था, एक को छोड़कर बाकी सब के सब उसके अंदर चेयरमैन की पद से लेकर के बाकी जो सारे सदस्य हैं वो सब के सब हारे हुए कैंडिडेट हैं। ये जो ईवीएम की बात है कि ईवीएम हैक करी गई है, कभी वो कहते हैं कि बीजेपी ने बल दल और जो कह सकते हैं कि जो जिस तरीके के उन्होंने हथकंडे अपनाने थे वो अपनाए हैं और तब वो चुनाव जीते हैं, वो ये बात भी कहते हैं जी। कल परसों की बातें हैं, चंडीगढ़ के अंदर पत्रकार वार्ता में उनसे एक सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा, यानी कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन मजबूत न बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण दीपक बावरिया को उन्होंने बताया है, ऐसा कहा है। लेकिन वो बात अब क्यों कह रहे हैं? हालांकि वो कहा, हमने कई बार उनसे ये बातें कही, लेकिन वो बातें उन्होंने हाईकमान तक नहीं पहुंचाई। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उदयभान जी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार फॉर्म में तो हैं, पब्लिक के बीच में भी हैं, लेकिन हार का उन्होंने एक बार भी नैतिकता के आधार पर ये नहीं कहा कि भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मेरी भी थी जी। क्यों प्रद्युमन जी? तो इसलिए जनता उनको डम्मी प्रदेशाध्यक्ष मान के चल रही है कांग्रेस की तरफ से, और ये बहुत बड़ा सवाल है प्रद्युमन जी। देखो, निश्चित रूप से जो चौधरी उदयभान हैं जी, वो मेरे नज़रिए से भी अगर देखूं और प्रदेश की जनता के नज़रिए से देखें और जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं जी, वो प्रदेश के सबसे कमज़ोर और सबसे डम्मी प्रदेश अध्यक्ष साबित हुए हैं। बिल्कुल। उसके पीछे अगर तर्क देखें तो जो आपने एक बात कही कि उन्होंने अब दीपक बाबरिया को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, उसका कारण मैं बताता हूं आपने उन्होंने क्या सोच करके ठहराया मिलेगा जी। इससे पहले 2 प्रदेश अध्यक्ष रहे हरियाणा में, डॉक्टर अशोक तंवर और कुमारी शैलजा। बिल्कुल। दोनों के समय में कार्यकारिणी नहीं बन पाई जी, और दोनों की तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कहा गया कि हुड्डा साहब की वजह से ये कार्यकारिणी नहीं बनी, ठीक है, क्योंकि वो लगातार बार बार वीटो कर देते थे जी। और कुमारी शैलजा, अशोक तंवर दोनों का हुड्डा साहब के साथ भले ही एक पार्टी में रहे हों, लेकिन 36 का आंकड़ा था। अब चूंकि उदयभान जी हुड्डा साहब के खास हैं, उन्हीं के गुट से आते हैं, तो अब वो उनको ऊपर तो ब्लेम कर नहीं सकते कि हुड्डा साहब ने कार्यकारिणी नहीं बनने दी। बिल्कुल। आप मुझे एक बताइए कि प्रभारी कौन सी वो ताकत है कि वो प्रदेश अध्यक्ष की कलम को रोक देगा? ठीक बात है। जब प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश के प्रवक्ता बना दिए, जिला के प्रवक्ता बना दिए,
प्रदेश का जो प्रधान महासचिव वो बना दिया, तब वो बावरिया साहब ने क्यों नहीं रोका? ठीक बात है। अगर वो रोकते तो वो एक को भी नहीं बनाने देते। जी बिल्कुल। उन्होंने प्रभारी लगाए जिला वाइज, बिल्कुल। तब क्या वो बावरिया साहब की बिना उसके लगा दिया आपने? जी बिल्कुल। या अगर वो कार्यकारिणी से ही रोकते हैं तो फिर वो सारी से रोकते। जी बिल्कुल। अगली जो बात है, उन्होंने कि हुड्डा साहब को तो आप ब्लेम कर नहीं सकते क्योंकि आप सारा दिन उन्हीं की कोठी पर रहते हो, बने उनकी वजह से हैं और उन्हीं ने आपको बनाया है। दूसरी बात, फिर अगला कौन बचता है हुड्डा साहब के बाद? वो फिर प्रदेश का प्रभारी है। ये तो कह नहीं सकते कि खड़गे साहब या राहुल गांधी ने नहीं बनने दी। ठीक बात। जबकि हकीकत क्या है डांडा साहब, कि प्रदेश के प्रभारी ने तो बार बार ये कोशिशें की, बार बार उन्होंने बयान भी दिए कि जो है कार्यकारिणी हम बनाएंगे, और उदय भांजी भी बार बार कह रहे थे। लेकिन सबसे शर्म की बात यह है कि मान लीजिए उन प्रभारी जी की वजह से नहीं बनी, तो अब वो क्यों बता रहे हैं? चुनाव से 2 महीने पहले क्यों नहीं बताया उन्होंने? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कितनी गंभीर बात है। हाँ। अगली जो बात है, जो आपने कहा डम्मी, अब वो डम्मी कैसे हैं? प्रदेश अध्यक्ष का काम ये है कि उसको किसी एक नेता की चाटुकारिता या एक नेता के ही झंडा नहीं उठाना चाहिए। ठीक बात है। उसके लिए तो पूरी कांग्रेस बराबर है। जी बिल्कुल। क्या उन्होंने कभी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने ये कहा कि हुड्डा साहब के अलावा कोई और भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है? ठीक बात है। दूसरी बात, उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हरियाणा प्रदेश के कितने विधानसभा क्षेत्रों, कितने शहरी, कितने ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके कांग्रेस पार्टी का प्रचार और प्रसार किया? ठीक बात है। क्योंकि उनका तो बाकायदा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो, तो उनका तो ऑफिशियल टूर प्रोग्राम जारी होता है। जी और वो प्रदेश की जनता भी देख लेगी। और मेरा भी अनुरोध है हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, जी बिल्कुल, कि आप भी ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके गांव में या आप जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, आपके शहर में, क्या आपने कभी चौधरी उदय भान जी को देखा कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार और प्रसार करते? यहाँ एक बात मैं और साफ कर दूं प्रद्युमन जी कि देखो ये एक चर्चा का विषय और इसको एक विश्लेषण सोचें राजनीतिक का कि कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आने की कगार पे थी और वो सत्ता से चूक गई तीसरी बार, इस वक्त दोनों पार्टियां हैट्रिक में है प्रद्युमन जी। बीजेपी ने हैट्रिक जीत की मार ली है, कांग्रेस ने हार की मार ली है। तो ये हमारा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम कांग्रेस के खिलाफ हैं और बीजेपी के फेवर में हैं। ये एक मुद्दा है कि कांग्रेस के हार का सबसे बड़ा कारण कौन कौन लोग हैं। बिल्कुल, देखो निश्चित रूप से हमारी किसी भी नेता से कोई ईर्ष्या, द्वेष, प्यार, प्रेम, ये सब चीजों को एक तरफ रख करके जो वास्तविक स्थिति है, हम तो केवल वो चीजें बता रहे हैं दर्शकों को। अब उससे दर्शक खुद भी ये बता सकते हैं कि आपने कितनी बार चौधरी उदय भान जी को देखा। हाँ बिल्कुल, तभी उन कमेंट्स से पता चल जाएगा। ठीक बात है। अब जो अगली बात है, उदय भान जी केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके गुट के प्रदेश अध्यक्ष बनकर के रह गए। हाँ, उन्होंने क्या कभी कुमारी शैलजा के समर्थकों की मीटिंग बुलाई? जी बिल्कुल। क्या उन्होंने कभी रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थकों की मीटिंग बुलाई? जी बिल्कुल। उन्होंने क्यों ये कोशिश नहीं की कि इस कांग्रेस को एक झंडे के नीचे लाया जाए? अगली जो बड़ी गंभीर बात है वो ये है कि अशोक तंवर प्रदेश के अध्यक्ष रहे। उन्होंने पूरे प्रदेश में कहीं साइकिल यात्राएं, कहीं पैदल यात्राएं, कहीं जल से जुलूस, प्रदर्शन, वो हर रोज रोड पर रहे। किसी न किसी मुद्दे को भले ही वो कांग्रेस को कामयाबी नहीं दिला पाई, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अगली खास बात, घर घर में नेता पैदा करने का उन्होंने काम किया। बहुत से नेताओं को उभारने का काम अशोक तंवर ने किया। बिल्कुल, हालांकि आज उनकी परिस्थिति कुछ और है, वो समय के साथ बदलता रहता है। उसके बाद राजनीति में एक गलत फैसला आपको काफी पीछे ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद कुमारी शैलजा की अगर बात करें, कुमारी शैलजा ने कभी जो है धरातल की उस स्तर पर पॉलिटिक्स नहीं की थी, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष कभी रही नहीं थी। वो तो ड्राइंग रूम की राजनीति करती थी, या अपने लोकसभा तक सीमित थी। बिल्कुल। उसके बावजूद जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो पहले ऐसा लग रहा था कि क्या ये कुमारी शैलजा भी पैदल चल सकती हैं? क्या कुमारी शैलजा जो है कई किलोमीटर जो है लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पद यात्रा भी निकाल सकती है? हाँ, ठीक बात है। लेकिन जब उन्होंने पद यात्राएं की, या उन्होंने जब रथ के माध्यम से अपनी पूरे प्रदेश में घूमने का काम किया, या उन्होंने जनसभाएं की अपने दम पर, जी बिल्कुल, तो ये दिखा कि कुमारी शैलजा भी अब भी एनर्जेटिक हैं। हाँ। दूसरी तरफ
चौधरी उदय भान जी ये स्पष्ट करें, और ना केवल उदय भान जी बल्कि प्रदेश कांग्रेस और प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस, उदय भान जी ने अपने लेवल पर प्रदेश के एक होडल को आप छोड़ दीजिए जहां से वो खुद विधायक रहे हैं, 89 विधानसभा क्षेत्रों में कहां कहां उदय भान जी ने रैली की। हाँ, सबसे बड़ा सवाल है खुद ने। जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो हुड्डा साहब की रैली है। हाँ हाँ हाँ, अगर हुड्डा साहब नहीं होते, दीपेंद्र हुड्डा नहीं होते, तो उदय भान जी कितने जनसभाओं में गए? ठीक बात है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल। और ये उस कांग्रेस का है जिसको लोग जिताना चाह रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने किसी से बात नहीं की। कितने आपने धरने, जुलूस, जलसे, प्रदर्शनों में आपने हिस्सा लिया, कहां कहां जाकर के आपने कांग्रेस की तरफ से समर्थन आप दे करके आए? जी बिल्कुल, क्योंकि पूरा हरियाणा ही तो धरनारत था जी, हर जगह ही धरने चल रहे थे। अगर एक और सवाल मैं आपसे बीच में कर लेता हूं, अब मैनेजमेंट की बात की तुलना करते हैं जी, एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी मोहनलाल बड़ौली जी लोकसभा का चुनाव हार गए थे जी, लेकिन उसके बाद से एक दिन हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया था कि चुनाव हारने के बाद जैसे ही विधानसभा का चुनाव आया और वो अध्यक्ष बने प्रदेश के जी, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और उन्होंने मना भी किया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, यानी कि एक रणनीति। बहुत चुनाव केवल मैनेजमेंट, मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी, ये तीन ही चीज जिताती हैं। हाँ, आपको एक खास बात मैं बताऊं, बिल्कुल, हरियाणा में कांग्रेस आ जाती अगर चौधरी उदय भान जी सिर्फ एक काम कर लेते, फालतू कुछ नहीं करने की जरूरत थी, वो ना घूमे ना कुछ, ठीक है, ठीक बात है। उनको ये अंदाजा था कि होडल से आप चुनाव हारोगे जी, और अगर उनको इस चीज का अंदाजा ही नहीं था तो फिर वो नेता किस चीज के हैं? ठीक बात है। अगली बात, ओडल से वो ये घोषणा करते जब कुमारी शैलजा जी बार बार ये कह रही थी कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूँ जी, और वो ये घोषणा करते कि कुमारी शैलजा मेरी बहन और मैं ओडल से चाहता हूँ कि वो चुनाव लड़े। हाँ बिल्कुल, कुमारी शैलजा जी ओडल से चुनाव लड़ती, वो अगर ऐसा हो जाता तो वो निश्चित रूप से जीत भी जाती। हाँ बिल्कुल। उसके बाद सिरसा पार्लियामेंट खाली होती क्योंकि एक जगह से उन्होंने इस्तीफा देना था। तब शैलजा जी अपना बड़प्पन दिखा करके, क्योंकि उदय भान जी तो प्रदेश अध्यक्ष थे, उदय भान जी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते, बिल्कुल दोनों सिस्टम से ही बैठ जाते। हाँ, लेकिन असली कहानी है कि सेक्रीफाइस करे कौन? हाँ सही बात है। बीजेपी और कांग्रेस में यही तो अंतर। अब भी चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, सारे काम हो गए, 1 महीना हो गया, 1 महीने से टप लिया, उसके बावजूद उदय भान जी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। उन्होंने एक बार भी ये पेशकश नहीं की कि मैं इस्तीफा दूंगा। आपको एक बहुत गंभीर बात मैं दर्शकों को बताऊं, अगर यही हालात भारतीय जनता पार्टी में बन जाती, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती, मोहनलाल बड़ौली का अगले दिन इस्तीफा हो जाता, या तो वो खुद इस्तीफा दे देते या पार्टी हटा देती। और मैं उदाहरण देकर के बताता हूं आपको, हिसार लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, चौधरी रणजीत सिंह चुनाव हारे, और उन्होंने जो है कहा कि कुछ एक नेताओं की कमी से मैं चुनाव हारा जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। कुछ दिन बाद आशा खेदड़ को पद से हटा दिया गया जो जिला की प्रधान थी। ठीक बात है, वरना कोई मिड टर्म में जिला के प्रधान को चेंज नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये बीजेपी और कांग्रेस में ये अंतर है। अगर बड़ौली साहब चुनाव हार जाते तो निश्चित रूप से उनकी छुट्टी थी, और वो एक्शन बड़े चुपचाप होता है उनका। बिल्कुल, वो तो अनाउंस करते हैं। हाँ। या कोई अनाउंसमेंट तो छोड़िए, वो तो केवल अच्छा, एक और खास बात आपको बताऊं, अब उदय भान जी ने कमेटियां बना दी 8 आदमियों की। इस कमेटी में मान लीजिए किसी आदमी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शिकायत कर दी, ठीक बात, कि मैं इनकी वजह से आ रहा। क्या इन 8 सदस्यीय कमेटी में किसी की ये हिम्मत है कि वो हुड्डा साहब को ये कह दें कि ये फला आदमी आपकी वजह से आ रहा है? हाँ सही बात है, क्योंकि वो तो सारे उन्हीं के तो हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कम से कम आप कोई कमेटी बना रहे हो, उस आदमी को तो उसमें रखो जो इतनी हिम्मत रखता हो कि वो कह सके। आपको कमेटी किन लोगों की बनानी चाहिए? आपको कमेटी उन लोगों की बनानी चाहिए जो किसी गुट में ना हो, जो वास्तव में कांग्रेसी हो। धरातल से बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर है आपको मैं बताता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक सदस्यता अभियान शुरू किया हुआ है, वो 2029 की तैयारी शुरू कर दी उन्होंने, जबरदस्त कर। जबकि कांग्रेस पार्टी तो अभी हार के सदमे से बाहर नहीं आई है, वहां तो कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है। ठीक बात। और सुनो, बड़ी गंभीर बात मैं दर्शकों को बताऊं, वो जो सदस्यता की कमेटी बनाई है उसमें ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने शामिल किया जो सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा भी इसमें नाम आएगा। तुम भी नायब सिंह सैनी को बीजेपी का सदस्य बनाओगे? क्या कांग्रेस कभी कर सकती है हिम्मत? बिल्कुल। अगर उदय भान जी को ये चाहिए, उनको क्या कांग्रेस पार्टी के पास 8 आदमी ऐसे नहीं थे जो किसी भी गुट के ना हो?
जो ये कह सकें कि यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमी है और यहाँ कुमारी शैलजा की कमी है, यहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला की कमी है और यहाँ उदय भांजी की कमी है। ठीक बात है, लेकिन नहीं है। और जब ये कमेटी की 100% तो इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी नहीं, ठीक है। अब वो चिट्ठा किमें भी लिखे जाओ, हाँ सही बात है, उसको कोई आउटपुट है नहीं जी। अगली जो बात है उदय भांजी की, जो हम चर्चा कर रहे थे, उदय भांजी खुद लगातार दोनों चुनाव हार गए। पिछला चुनाव होडल से हार गए, बिल्कुल, इस बार भी हार गई इतनी लहर में। हालांकि उससे पहले वो होडल से एक बार जीते हैं। वो उससे पहले हसनपुर हल्का हुआ करता, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि बहुत से लोगों को इस चीज का नहीं पता होगा। परिसीमन से पहले हसनपुर एक हल्का था, बिल्कुल, जहां चौधरी उदय भान विधायक रहे कई बार। उनके पिताजी जो आयाराम गयाराम जिनके नाम से पड़ा, गयालाल जी, वो भी वहां से विधायक रहे। तो उदय भान जी का ओडल में ठीक है अपना एक वजूद है, भले ही वो चुनाव हार गए हों, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए आप एक हल्के के नेता नहीं हो, आपको पूरे प्रदेश में एक और बड़ी गंभीर बात, और मैं खुद चौधरी उदय भान जी भी इस चीज का जवाब दे सकते हैं कि आप प्रदेश अध्यक्ष हो पिछले काफी साल से जी, और आप ये बताइए कि आपके पर्सनल आपने कितने लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ा। सही बात है। जिन लोगों को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मार्फत जो शामिल हुए उनको छोड़ दीजिए आप, आपके कहने से कितने आदमियों ने कांग्रेस ज्वाइन की। बिल्कुल, कितनी गंभीर बात है। एक डम्मी प्रदेश अध्यक्ष बनाना, तो उस चीज का फायदा क्या है। ये तो वही दौर एक बार फिर से आ गया जब फूलचंद मुलाना जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन चलती सारी हुड्डा साहब की थी। कम से कम आप ऐसे आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, अगर हुड्डा साहब की भी कमी है तो वो उनको कम से कम कह तो सकें। ठीक बात। अगर सही मायने में आप देखेंगे तो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष सबसे बड़ा है, हुड्डा साहब भी उनके नीचे हैं। अब भी अगर इनसे कोई सवाल समझ पा रहे जी, अब भी अगर इनसे कोई सवाल कर ले तो जवाब एक ही होता है जी, कि भी हम इस पर विचार कर रहे हैं। और वजह क्या रही, हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं जी, हाईकमान इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। देखो उदय भान जी को मैं जो समझ पा रहा हूँ, ये उनकी मोटी मोटी कमियों के अलावा एक बहुत बड़ी जो बात है ना, जो बड़ी कमी है, वो क्या है कि वो बोलते समय ये ध्यान नहीं रखते कि आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हो, कुछ भी बोल देते हैं। आदमपुर का जब उपचुनाव था, भव्य बिश्नोई और जयप्रकाश जी लड़ रहे थे, तब भी उन्होंने चौधरी भजनलाल जी की जो धर्मपत्नी हैं उनके बारे में एक जगह बोल दिया था। अच्छा, जो बड़ा काफी चर्चा का विषय बना। उसके बाद उन्होंने किरण चौधरी के बारे में बोला। भाई कौन किरण चौधरी, क्या वो किरण चौधरी को नहीं जानते? और उनकी अगर वो चाहते जी, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मैं जो मान रहा हूँ ना जी, वो यही है जी, मैं तो एसआर के गुट बनता, बिल्कुल, अगर उनकी कोशिश अच्छी होती तो जी, और ना ही शायद बहुत अच्छा अगर होता तो किरण चौधरी भी पार्टी छोड़ करके शायद बीजेपी को ज्वाइन नहीं करती और आज ये दिन कांग्रेस को नहीं देखने पड़ते। बिल्कुल नहीं देखने पड़ते अगर उदय भान जी निष्पक्ष रूप से, क्योंकि वो परिवार के मुखिया हैं। हाँ बिल्कुल, उनको उतना ही तो लाड प्यार और प्रेम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से करना चाहिए और उतना ही दूसरे कांग्रेसियों से करना चाहिए। बिल्कुल। और हर रोज आप एक और बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी में किसी आदमी को शामिल होना है, अगर प्रोटोकॉल देखें तो उसको शामिल कहाँ होना चाहिए? उसको शामिल होना चाहिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में। बिल्कुल। जबकि उदय भान जी कहाँ लोगों को शामिल कराते थे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही तो अंतर है। और जब तक कांग्रेस पार्टी इसी पुराने ढर्रे पर चलेगी तब तक कांग्रेस पार्टी का भला नहीं हो सकता। उनको ये सोचना होगा कि आज आप 2024 तो जा चुके हैं, लगभग 2025 आ गया, तो आज आप 2025 में जी रहे हैं, जबकि उदय भान जी तो 1987 वाले कांग्रेसी बने बैठे हैं। ठीक बात है। जो 1987, 85, 88 उस दौर के जो नेता हैं उनकी बातें आज करें। और बड़ी गंभीर बात मैं बताऊं, उदय भान जी जिस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, फरीदाबाद लोकसभा से, हरियाणा प्रदेश में टिकटों का गलत वितरण को लेकर के जो सबसे बड़े आरोप लगे वो उसी फरीदाबाद लोकसभा के में लगे हैं। चाहे वहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, चाहे वो तिगांव की हम बात कर लें, बल्लभगढ़ की बात कर लें, पराग शर्मा वाली टिकट की बात कर लें, वो जो तमाम एरिया है वहीं सबसे ज़्यादा इस तरह की बातें आई हैं कि टिकट वितरण सबसे गलत हुआ है। ठीक बात है। और चौधरी उदय भान जी ने जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस पार्टी में सुधार ना करके
कांग्रेस पार्टी को जो सत्ता के नजदीक ना ला करके, बल्कि जो कांग्रेस से को लोग मजबूत करना चाह रहे थे उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम किया है। बिल्कुल। और इसीलिए वो डम्मी प्रदेश अध्यक्ष साबित हुए। बिल्कुल। और अब भी उस कुर्सी से ऐसे चिपके बैठे हैं कि वो कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं। छोड़ो भी मत, आप कम से कम जिम्मेदारी तो ले लो नैतिकता के आधार कि पर। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और मेरी जिम्मेदारी है। अगर मान लीजिए, एक बात बताता हूं, ये कांग्रेस जीत जाती तो ये उदय भान जी का ही सबसे पहले बयान आता कि हमारी वजह से कांग्रेस जीती है। हाँ, वरना जब शैलजा प्रदेश अध्यक्ष थी तब नहीं जीती, अशोक तंवर थे तब नहीं जीती। ठीक बात है। तो ये पहला बयान उनका ही आता। उदय भान जी सही काम करेंगे, क्योंकि अभी तो वो प्रदेश अध्यक्ष हटाई भी नहीं है। हाँ। अगर वो सही काम करेंगे और सही ढंग से लोगों के बीच में रहेंगे तो हम उनकी प्रशंसा का भी बनाएंगे। बिल्कुल। देखो, अगर हम चल रहे हैं और ईंट रास्ते में पड़ी है जी, गलत रास्ते में चल रहे हैं जी, तो ईंट ने तो अपना काम कर दिया। हमारा गुट्ठा फूट सके है, हमारा पर्दे मुंह भी फूट सके है, नाक गोडे कुछ फूट सके है, यानी कि उस ईंट ने तो अपना काम कर दिया जी। आपको सबक लेना ना लेना वो तो आपकी कमी है। बिल्कुल। तो भाई जनता ने एक सबक आपको दे दिया है जी कि किस तरीके से हमारी जो कमियां रही हैं, संगठन की जो कमियां रही हैं, और अब उन चीजों से उबर करके आगे की जो योजना है ना उसके ऊपर काम करना चाहिए। और नैतिकता के आधार पर आपने कहा है, एक राजनेता भी कहते हैं, राजनीति की भाषा में शब्द ये है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की बातें ये तमाम नेता करते हैं। बिल्कुल। तो यही बात है कि नैतिकता के आधार पर आप लोगों को कम से कम हार की जिम्मेदारी तो ले ही लेनी चाहिए। ये एक बड़ा है, और वो अपना जो ना हार का ठीकरा अपने सिर पर उठने से बचाते फिर रहे हैं। ये तो पिछले कुछ दिनों से हम देख भी रहे हैं। बिल्कुल। वो तो ये सोच रहे हैं कि कोई और जिम्मेवारी ले ले, मैं बच जाऊं। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। आप देख भी रहे हैं, आप बयानों से लगा लीजिए। कहीं पे चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कुछ कह रहे हैं जी, दीपक बावरिया को लेकर के कह दिया जी। कहीं आप कह रहे ईवीएम में दिक्कत थी जी, कहीं आपने कह दिया बीजेपी ने दल बल और बड़ी गंभीर बात बताऊं, और कांग्रेस के सभी मित्रों को भी एक बात बताता हूं जी। अगर ईवीएम में ही गड़बड़ है और आपके दिमाग में ये चीज भर गई कि ईवीएम में ही गड़बड़ है, तो भाइयों आप चुनाव लड़ ही क्यों रहे हो? आप सबसे पहले इस ईवीएम को बंद करवाने के लिए संघर्ष करो। बस जब आपको ये पता है कि ईवीएम सेट है तो लड़ ही क्यों रहे हो चुनाव? ठीक बात है। कितनी गंभीर बात है। आपके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो ये लिख के दें कि जब तक ईवीएम रहेगी हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। वो आप कर नहीं रहे, लेकिन वो बात है कि बहाने ढूंढने की बात है। हाँ, तो हार को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जी लेते हैं आपसे विदा। सभी को राम राम, राम।